एक हिंदुस्तानी से प्यार करने वाली सीमा हैदर को पाकिस्तान में फांसी देने की डिमांड हो रही है। आज पाकिस्तान के कई शहरों में सीमा को सजाए मौत दिए जाने की आवाजें आ रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की जनता के साथ साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी सीमा हैदर के बारे में यही बातें कर रहे हैं और सब यही मानते हैं कि सीमा ने एक हिंदुस्तानी लड़के से शादी करके और हिंदू धर्म को अपनाने का ऐलान करके पाकिस्तान का मजाक बनाया है। आज सीमा हैदर ने भी जी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। सीमा हैदर से पाकिस्तानी कितनी नफरत करते हैं और इस्लामाबाद में सीमा के लिए फांसी का फंदा किसने तैयार किया है, ये सब इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूज़ में तो बहुत धमकियां आ रही है सर, तो उनको भी ये धमकी दे रहे थे कि हम सीमा को भारत से ला के दिखाएंगे और इसकी गर्दन सरेआम काट के दिखाएंगे। एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो मुस्लिम लड़के को क्यों नहीं मारते? अब मेरी मारने की बात चल रही है कि हिंदू लड़के से ब्याह कराए। वापस नहीं जाना चाहती सर, मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूंगी, मुझे वापस ना भेज दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी जिंदगी वहाँ खतरे में रहेगी। मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मुझे कहीं जेल में रख दें, मुझे वहाँ भी मैं सुखी रहूंगी। वापस मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए फांसी का फंदा तैयार है। अगर सीमा भारत से वापस गई तो पाकिस्तानी बिना देर किए उसकी जान ले लेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, पाकिस्तान के हर शहर में सीमा हैदर को फांसी चढ़ाने की डिमांड हो रही है। सीमा की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने एक हिंदुस्तानी से प्यार किया और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके इंडिया चली गई। कि मैं हिंदू से प्यार करूं, इसे मेरे लिए मौत क्यों है पाकिस्तान में? अभी सब कह रहे हैं कि मार देंगे, गला काट देंगे, ये कर देंगे। हिंदू लड़के के पास गई है, ईमान से खारिज हो गई है। भारत पहुंचते ही सीमा हैदर ने जो बयान दिए उसे सुनकर पाकिस्तान का पारा हाई है। पाकिस्तानियों को लगता है कि सीमा ने 3 ऐसी गलतियां की जिसके बाद माफी मिलना नामुमकिन है। सीमा की पहली गलती ये है कि वो पाकिस्तान छोड़कर भारत चली आई। दूसरा गुनाह ये है कि उसने एक हिंदू लड़के से प्यार किया और तीसरा कसूर ये है कि उसे हिंदू धर्म पर यकीन है। और पाकिस्तानियों के मुताबिक इन गुनाहों के लिए सीमा को सजाए मौत दी जाएगी। कुछ पाकिस्तानी सीधे फांसी देने की बात करते हैं तो दूसरे इशारों में ही अपना खतरनाक मैसेज बता देते हैं। पाकिस्तानियों ने कैमरे पर धमकी दी है और ऐसे मैसेज बाकायदा नोएडा में सीमा हैदर तक पहुंचा दिए गए हैं। सीमा खुद कबूल कर रही है कि उसे जबरन पाकिस्तान वापस ले जाने और गर्दन उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यूज़ में तो बहुत धमकियां आ रही हैं सर, और एक एंकर को जो आए थे पहले न्यूज़ वाले, उनको भी धमकियां आ रही हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपना नंबर दे रखा है यूट्यूब में, तो उनको भी ये धमकी दे रहे थे कि हम सीमा को भारत से ला के दिखाएंगे और इसकी गर्दन सरेआम काट के दिखाएंगे। पाकिस्तानियों को लगता है कि सीमा हैदर की वजह से उनको हिंदुस्तान के सामने बेइज्जत होना पड़ा है, इसलिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों में शायद ही कोई है जो सीमा से नाराज नहीं है। पाकिस्तान की लड़कियां भी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। सीमा हैदर अगर गलती से भी वापस पाकिस्तान की सीमा में गई तो उसके फैमिली मेंबर, मोहल्ले वाले सब मिलकर किसी तरह से बदला लेंगे। पाकिस्तान में सीमा के लिए नफरत की बड़ी वजह है उसका हिंदू धर्म में यकीन जताना। सीमा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियोस में सिंदूर लगाया हुआ है। उसने ये भी दावा किया है कि सचिन मीना के साथ उसने नेपाल में ही एक मंदिर में जाकर शादी की। ये सुनने के बाद से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मानो सीमा के नाम की सुपारी दे दी है। अब मांग में सिंदूर
और गले में आपने मंगलसूत्र पहन लिया है। हाँ, हमारी शादी हो चुकी, तो मैं पाकिस्तान में भी ये सिंदूर और मेरे मंगलसूत्र होता। वहाँ सवाल नहीं उठाते थे लोग? नहीं, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। कुछ लोगों को पता था कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, तो मना करते थे ऐसा मत करो, ये पाकिस्तान है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पति की निशानी है और मेरे सचिन जिंदा हैं, तो मैं कभी भी नहीं करूँगी ऐसा। फिर मैं यहाँ आ गई 10 मई को मैं वहीं से निकली थी, सुबह में या 12 बजे निकली। तो 11 मई को मैं पहुंच गई खटमंडू। फिर 11 मई से खटमंडू से पोखरा, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी थी, सिंदूर लगा रखा था, सारा भारतीय था मुझ में, और ये मेरे साथ संपर्क में तो इसलिए से आसानी से आपकी एंट्री हो गई। बिल्कुल। पाकिस्तान की सड़कों, गलियों, मोहल्लों और चौक चौराहे पर सिर्फ सीमा हैदर की चर्चा है। पाकिस्तान से आया एक और बयान सुनिए। यहाँ एक पाकिस्तानी यूट्यूबर लोगों से सीमा पर सवाल पूछता है। जवाब में पाकिस्तानी कहता है कि सीमा को वही सजा मिलनी चाहिए जो कुरान के अपमान पर मिलती है, और पाकिस्तान में कुरान के अपमान का मतलब है मौत की सजा। हिंदुस्तान में बैठकर सीमा हैदर ने पाकिस्तानियों के एक और ढकोसले का पर्दाफाश कर दिया। सीमा ने कहा कि मजहब को लेकर पाकिस्तान में 2 अलग अलग नियम हैं। यानी अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे तो कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, पर यदि मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से शादी करे तो उसे मजहब छोड़ने वाला मान लिया जाता है। कि मैं हिंदू से प्यार करूं, इसे मेरे लिए मौत क्यों है पाकिस्तान में? अभी सब कह रहे हैं कि मार देंगे, गला काट देंगे, ये कर देंगे। हिंदू लड़के के पास गई है, ईमान से खारिज हो गई है। सिर्फ औरत के लिए क्यों सर, आदमियों के लिए क्यों नहीं? कि हिंदू लड़की से मर्द शादी कर रहा है, मुसलमान उसको बना रहा है, तो उसके लिए क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? अब आपके लिए कोई शरीयत, कोई 3 तलाक, ये कोई मायने नहीं रखते? नहीं रखते, और मैं निकाह को भी नहीं मानती। अब निकाह को नहीं मानती हैं। सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान में खतरे की खबर उसके पहले पति गुलाम हैदर जखरानी को भी है। गुलाम हैदर ने जी न्यूज को बयान देकर कहा कि अगर सीमा वापस आने के लिए मान जाए तो उसको सऊदी अरब में वो अपने पास रखेगा ताकि सीमा की जान बच सके। हालांकि सीमा कह रही है कि वो भारत की जेल में रहेगी, पर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा चाहे तो सऊदी अरबिया आ सकता है। ये पाकिस्तान में आपको खतरा महसूस कर सकता है तो ये सऊदी अरबिया आना चाहे तो मैं इसको इधर बुलवा सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह खैर करे, मेरे बच्चे हैं, मेरा घरवाली है। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान के डाकुओं की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल है जिसमें पाकिस्तानी डाकुओं ने सीमा के बदले वहां के हिंदुओं की जान लेने की धमकी दी है। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, चेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया। पाकिस्तानियों को लगता है कि सीमा के हिंदुस्तान आने के पीछे भी एक साजिश है। इस्लामाबाद की जनता को लगता है मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। सीमा की लव स्टोरी देखकर पाकिस्तान में गदर शुरू हो गया है। जैसे ही सीमा ने हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया, उसके बाद से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के लोग सीमा हैदर और सचिन में उलझे हुए हैं और उधर पीओके पर डिजिटल स्ट्राइक हो गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का सिग्नल मिल गया है। ट्विटर पर गिलगित बाल्टिस्तान की लोकेशन भारत हो गई है। जैसे ही खबर पाकिस्तानियों को पता लगी, वहां लोगों ने इसे भारत का पीओके वापसी प्लान बताना शुरू कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत का सिग्नल मिल गया है। पीओके अब पाकिस्तान के हिस्से में नहीं रहा। पीओके की लोकेशन अब बदल गई है। ये बात हम नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी पत्रकार ही दुनिया को बता रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार शब्बीर मीर शीना ने जो ट्वीट किया है उसे ध्यान से सुनिए। जब मैं गिलगित बाल्टिस्तान में था, ट्वीट पर मेरी लोकेशन जम्मू कश्मीर दिखा रही थी और हाँ,
पाकिस्तान सरकार का ट्विटर नहीं दिख रहा था। इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस में घुस गया है और ट्विटर और एलन मस्क को प्रभावित कर रहा है। दरअसल भारत के अंदर कोई भी पाकिस्तान की सरकार का ट्विटर अकाउंट नहीं देख सकता है, क्योंकि भारत ने मार्च 2023 से पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया है। चूंकि गिलगित बाल्टिस्तान को ट्विटर भारत की लोकेशन बता रहा है, इसीलिए शहबाज सरकार का आधिकारिक अकाउंट भी वहां नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान के कई यूजर्स ने गिलगित की लोकेशन चेंज का जिक्र अपने ट्विटर पर किया है। गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के इलाके में दिखाने को पाकिस्तान की जनता भारत की ताकत और अमेरिकी कंपनियों पर भारत के बढ़ते दबदबे को मान रहे हैं। ट्विटर के कदम से जहां कुछ पाकिस्तानी गम में हैं, तो कुछ पाकिस्तानी बेहद खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस सरकार से पाकिस्तान नहीं संभल रहा है, उस सरकार के हाथों से कश्मीर का भारत में चले जाना ही अच्छा है। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर बरसों से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। भारत से मांग उठती रही है कि जल्द से जल्द इसे अखंड भारत का हिस्सा बनाया जाए। अब पाकिस्तानियों को डर है कि ट्विटर का लोकेशन चेंज उसी प्लान की शुरुआत है। भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि बिना नुकसान पहुंचाए पाकिस्तान को हिदायत देता आया है कि पीओके से कब्जा खाली करो। ट्विटर की लोकेशन में गिलगित में जम्मू कश्मीर की लोकेशन दिखाना महज इत्तेफाक है या फिर पाकिस्तान को संदेश कि अभी तो सिर्फ डिजिटल तरीके से कब्जा खाली कराया गया है। अगर उसने संकेत नहीं समझा तो एक्चुअल तरीके से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की लोकेशन चेंज कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के साथ चीन के लिए एक साथ 3 बुरी खबरें फ्रांस से आ रही हैं। 48 घंटे बाद 13 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचेंगे और वहां भारतीय नौसेना के लिए फाइटर जेट और सबमरीन्स के साथ हेलीकॉप्टर इंजन पर भी बड़े फैसले की उम्मीद है। फ्रांस में डील के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी और इसका चीन पाकिस्तान पर क्या असर होगा, यह हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। जुलाई में चीन और पाकिस्तान पर 3 गुना संकट बढ़ने वाला है। 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में होंगे और वहां से रफाल फाइटर जेट, कलवरी क्लास सबमरीन और हेलीकॉप्टर इंजन पर बड़ी खबर आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई और 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय पर्व की परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बार की परेड में भारत की तीनों सेनाएं भी मौजूद रहेंगी। भारतीय वायुसेना के रफाल विमान फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। नौसेना के 4 अफसर और 64 नौसैनिक परेड में शामिल होंगे। साथ ही जंगी जहाज INS चेन्नई भी 12 जुलाई से 16 जुलाई तक फ्रांस में ही रहेगा। भारतीय सेना ने पंजाब रेजिमेंट का दस्ता भेजा है, जो परेड में हिस्सा लेगा। इस दौरे में केवल भारतीय सेनाओं की ही उपस्थिति फ्रांस में नहीं होगी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू विमानों का सौदा। भारतीय नौसेना को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट की तलाश है। बोइंग के F-18 और फ्रांस के रफाल दोनों ने ही भारतीय नौसेना के सभी परीक्षणों में भाग लिया है। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे में नौसेना के लिए रफाल फाइटर जेट खरीदने पर बात आगे बढ़ सकती है। भारतीय नौसेना को फ्रांस से अच्छी खबर का इंतजार है। भारतीय नौसेना के पास 42 MiG-29K फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें रूस से खरीदे गए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाता है। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर फ्लाइंग ऑपरेशंस के ट्रायल हो चुके हैं और इस पर MiG-29K के अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ कराए जा चुके हैं। विक्रांत के लिए कुल 26 फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं। संभावना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इस सौदे पर मोहर लग सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट के साथ साथ भारतीय नौसेना को नई सबमरीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत ने फ्रांस के सहयोग से ही कलवरी क्लास की 6 सबमरीन बनाई हैं, जिनमें से 5 नौसेना में शामिल भी हो चुकी हैं। अंतिम सबमरीन के अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। खबरें ये हैं कि इस यात्रा में फ्रांस के साथ 3 और कलवरी क्लास के
भारत में ही निर्माण पर समझौता हो सकता है। अगर ये समझौता हो गया तो नौसेना के सबमरीन बेड़े में जल्द इजाफा हो सकता है, यानी हिंद महासागर में भारत के शत्रुओं की तकलीफ और बढ़ सकती है। एक महत्वपूर्ण समझौता भारत में बनने वाले स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन को लेकर है। फ्रांसीसी कंपनी साफरान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक इंजन बनाने पर चर्चा चल रही है। ये इंजन फ्रांसीसी तकनीक से भारत में बनाया जाएगा। इस सौदे के हो जाने से भविष्य में मल्टी रोल और दूसरे हेलीकॉप्टरों के लिए देश में ही ताकतवर इंजन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जोर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर रहने की संभावना है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट चाहिए, स्वदेशी हेलीकॉप्टर के लिए इंजन की तकनीक चाहिए। सबमरीन बनाने की तकनीक भले ही विदेश से आए, लेकिन उनका निर्माण भी देश में ही होगा। इन समझौतों से तीनों ही सेनाओं को फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। पिछले 72 घंटों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। आसमान से गिर रही आफत ने हालात इमरजेंसी जैसे बना दिए हैं। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। आप खुद देखिए। बाढ़ बारिश थमे रही। सात राज्यों में अलर्ट। संकट अभी टला नहीं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां मूसलाधार बारिश और भयंकर बाढ़ से पैदा हुए हालात को समझने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आसमान से ही स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। चंबा जिले में भूस्खलन से नुकसान का सिलसिला अब भी जारी है। चंबा भरमौर मार्ग पर एक जगह भूस्खलन के चलते रास्ता बंद किया गया। वहां बारात लेकर जा रहे दूल्हे को जेसीबी की मदद से पार करवाया गया। बिजली पे हमें खासा ध्यान देना पड़ा। जो हमारी ऑल्टरनेट लाइन है वो अफेक्टेड है कि भरमौर में पावर ट्रांसमिशन का टावर क्षतिग्रस्त हुआ, जिस कारण वहां से बिजली के सप्लाई पावर ग्रिड में दिक्कत आ रही है। सोलन में बरसात से नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में 1 दर्जन से अधिक सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। यहाँ लोगों से हादसे से बचने के लिए घरों में रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि देश भर के 7 राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है। नदियों में उफान देखकर हिमाचल के लोग खौफ में हैं, तो लैंडस्लाइड के कारण अलग अलग जगह कई पर्यटक फंसे हैं। पहाड़ का पानी मैदानी इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। राजस्थान के कई शहरों में सड़कें पानी में डूबी हैं। घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी जल भराव है। प्रगति मैदान टनल तो स्विमिंग पूल जैसा बन गया है। यमुना के टापू पर यहाँ पशु भी फंस गए हैं। फतेहाबाद जिले से गुजर रही घग्गर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अंबाला के निचले इलाकों में जलस्तर बढ़े होने से लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ बिजली संकट से भी दो चार होना पड़ा है। अंबाला के ही आशीर्वाद कॉलोनी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं पंचकुला का पहाड़ी क्षेत्र मोरनी शहर से कट गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। लगातार 4 दिन से हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश के चलते हथनी कुंड बैराज पर रिकॉर्ड तोड़
3,45,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान एलजी ने पानी भरने की असली वजह भी बताई। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है, जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। हिमाचल प्रदेश में मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गया एक दंपत्ति 2 दिनों से लापता है। यहाँ परिवार परेशान है। जी कहा था कल निकलेंगे 9-10 बजे करीब और शाम को 5 बजे चंडीगढ़ से ट्रेन है, रात को वापस घर आ जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाना चाहती हूँ, वो मेरे बच्चों का पता लगाकर मुझे बताएं, मेरी मदद करें। आपको बता दें कि देश भर के कई राज्यों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मानो आसमान ने इमरजेंसी लगा दी हो। हिमाचल प्रदेश में प्रलयकारी बाढ़ है और तबाह कर देने वाली फ्लैश फ्लड ने हर किसी को विनाश का डरावना ट्रेलर दिखाया। लेकिन ब्यास नदी पर बने पंचवक्त्र मंदिर में लोगों की आस्था तब और बढ़ गई जब केदारनाथ त्रासदी जैसे बने हालात के बीच महादेव डिगे नहीं, तटस्थ खड़े रहे, भले ही पानी सर के ऊपर से गुजर गया। भयभीत करता मंजर जब ढह गए सैकड़ों मकान, जब टूट गए कई पुल, जब डूब गई कई गाड़ियां, जब आसमान का दिखा हाहाकारी रूप, फिर महादेव ने दिखाया प्रचंड रूप। तटस्थ खड़े रहे पंचवक्त्र के महादेव। पंचवक्त्र यानी 5 मुखों वाले महादेव के सदियों पुराने मंदिर की तस्वीरें बता रही हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रकृति ने विनाश लीला शुरू की, तब हर किसी को ठीक 10 साल पहले हुए जून 2023 की केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा हो गई। तब भी प्रकृति तांडव कर रही थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ठीक 10 साल बाद अब ये तस्वीरें मंडी की 300 साल पुराने शिव मंदिर की हैं, जहां आसपास भारी बारिश और बाढ़ के तेज बहाव में सब कुछ बहता जा रहा था। पिछले 3 दिनों से मंडी में कोई ऐसी जगह नहीं बची जो जलमग्न ना हो गई हो। रिहायशी इलाकों के भयानक हालात बन गए, बाजार डूबने लगे। लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। इस तबाह कर देने वाले वक्त से कैसे पार पाया जा सकेगा। यहाँ तक कि ब्यास नदी के तट पर मंडी के इस सुप्रसिद्ध मंदिर में महादेव विमानों जैसे जल समाधि ले रहे हो। हिमाचल प्रदेश में प्रलयकारी बाढ़ ने सब कुछ अपने में समा लेने का मानो प्रण ले रखा था। यही नहीं, इसी मंदिर के पास बने 40 साल पुराने पुल को भयंकर बाढ़ अपने साथ बहाकर ले गई। पंचवक्त्र मंदिर की तस्वीरें भी ऐसी लग रही थी कि मानो महादेव जल्द समाधि लेने की ठान चुके हैं। उफान खाती ब्यास नदी के चारों ओर हाहाकार मचा था। मंडी के लोगों की आस्था पंचवक्त्र में ऐसी है कि उन्हें अपने महादेव पर भरोसा था कि महादेव ही उन्हें इस संकट से निकालेंगे। एक बार फिर
प्रकृति के प्रकोप पर इंसान की आस्था भारी पड़ रही है। आज मंडी जिला में हल्की धूप खिल गई है। इसके साथ ही ब्यास नदी का जो भारी जल स्तर बढ़ा था वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। ब्यास नदी में डूबा ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर आज पानी के घेरे से बाहर है और सुरक्षित भी। शिव भगवान यहाँ पर प्रमाण देते हैं, जैसे केदारनाथ में प्रमाण दिया था, पूरा शहर बह गया था, लेकिन और इसी तरह से इस मंदिर भी ये प्रमाण देता कि मैं यहीं पर विराजमान हूँ। तो मेरा ये मानना है, ये हमारी आस्था है और भगवान शिव यहीं विराजमान है। आज लेवल थोड़ा पानी का कम हुआ है तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं मंदिर में, देख रहे हैं अंदर आप स्थिति देख रहे हैं किस तरह से पूरा रेत में दबा हुआ है मंदिर। तो हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो नंदी जी हैं, भोले शंकर हैं, रेत में पूरा दबा हुआ। आशीर्वाद है कि नुकसान जितना होना था हो गया, अब थोड़ा मौसम साफ है। आखिरकार अब श्रद्धालु सावन के पावन पवित्र महीने में पंचवक्त्र मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उफनती लहरों के बीच लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर भी है। देश के संविधान का आर्टिकल 21 हमें सुरक्षित जीवन का अधिकार देता है, लेकिन आज सुबह संविधान के इस पन्ने को एक बार फिर कुचल दिया गया और नियम तोड़कर रॉन्ग साइड में चल रही बस ने एक परिवार को उजाड़ दिया। इस दर्दनाक तस्वीर को देखिए। गाजियाबाद में एक बस हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रही थी और उससे एक कार की टक्कर हो जाती है और एक झटके में 6 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि हत्या है, जिसमें सिर्फ बस ड्राइवर ही नहीं बल्कि हाईवे पर तैनात कर्मचारी भी उतने ही दोषी हैं। एक बार फिर से देखिए ये भयावह तस्वीरें। बस 4 सेकंड और एक परिवार की 6 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गईं। ये दर्दनाक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह ये खतरनाक सड़क हादसा हो गया। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि इस हादसे में गलती किसकी है। मेरठ के रहने वाले नरेंद्र कुमार अपने परिवार और भाई के परिवार के साथ दिल्ली होते हुए राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए निकले थे। काले रंग की कार में 8 लोग सवार थे, जिसमें 4 बच्चे भी थे। नरेंद्र कुमार सही लेन में चल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गाजियाबाद में रॉन्ग साइड से मौत चली आ रही है। सुबह 7 से 8 के बीच जैसे ही उनकी कार अकबरपुर बहरामपुर के पास पहुंची, गलत साइड से आ रही पीले रंग की इस बस से भयंकर टक्कर हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक बार फिर मौत का हाईवे बनता हुआ साबित हुआ, जब सवेरे एक TUV 300 और एक स्कूल बस आपस में टकरा गए। आप मौके की तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हम मौके पर हैं। क्या बुरी दुर्घटना, एक गंभीर दुर्घटना यहाँ पर पेश आई है। इस हादसे में पूरी गलती इस बस ड्राइवर की थी, जो एक्सप्रेसवे पर बिना रोक टोक के रॉन्ग साइड से चल रहा था। आरोपी ड्राइवर ने सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली के गाजीपुर में CNG पंप से CNG भरवाई थी और गाजीपुर से ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रॉन्ग साइड पर मेरठ से आने वाली लेन में घुस गया। गाजीपुर में जिस पॉइंट से वो गलत लेन में दाखिल हुआ, वहां से दुर्घटना वाली जगह की दूरी करीब 9 किलोमीटर थी। चूंकि ये एक एक्सप्रेसवे है, इसलिए इस पर गाड़ियों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। नरेंद्र कुमार भी बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक सिरफिरा ड्राइवर मौत लेकर गलत दिशा से आ रहा है। TUV कार टकराने से पहले 2 कारें बस से टकराने से बाल बाल बची थीं, लेकिन काले रंग की TUV जब तक इससे बचने की कोशिश करती, अनहोनी हो गई। हादसे में 45 साल के नरेंद्र, उनकी 40 साल की पत्नी अनीता और उनके दोनों बेटे 17 साल के दीपांशु और 14 साल के हिमांशु की मौत हो गई। धर्मेंद्र की पत्नी बबीता और उनकी 8 साल की बेटी भी हादसे में मारे गए, जबकि धर्मेंद्र और उनका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
जो बस वाला था ये दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से गाजीपुर के पास से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और टीयूबी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअलिटी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी जो दिल्ली से सीएनजी भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। बस स्कूल बस के रंग में दिख रही थी, लेकिन जांच में पता चला है कि बस किसी स्कूल के लिए नहीं बल्कि नोएडा की एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होती थी। सोचिए, अगर बस यात्रियों से भरी होती तो मौत का आंकड़ा कितना बढ़ जाता। जिस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है। सड़क हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही दोषी नहीं बल्कि वो लोग भी दोषी हैं जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का संचालन करते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जगह जगह कैमरे लगे हैं जिसके जरिए एक्सप्रेसवे की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। आखिर क्यों किसी ने इस बस को रॉन्ग साइड में घुसने से नहीं रोका? बस ड्राइवर 9 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में बस चलाता रहा। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग होती है लेकिन 9 किलोमीटर तक इस बस को किसी ने क्यों नहीं रोका? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होता है। ऐसे में सवाल है कि टोल देकर भी क्या मौत ही मिलेगी? देश में हर रोज सड़क हादसों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। लोग अपने मोबाइल में भी इस तरह की सीसीटीवी वीडियो देखते हैं, लेकिन इनसे कोई सबक नहीं लेते और अगले ही दिन से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। गलती तो उनकी भी कम नहीं है जिन पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते? इस बस ड्राइवर को रॉन्ग साइड जाने की क्या जरूरत थी? कुछ मिनट बचाने के लिए। और यही गलती कई लोग करते हैं। कुछ मिनट बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं रॉन्ग साइड के कारण या तो उनकी जिंदगी का रॉन्ग नंबर लग सकता है या उनकी वजह से किसी और की जिंदगी का। आपको जो देश भर में रॉन्ग साइड के कारण होने वाले सड़क हादसों का हम आंकड़ा दिखाते हैं, ये आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। साल 2020 में रॉन्ग साइड चलने के कारण देश भर में 6000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 3099 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अगर रोजाना के हिसाब से देखें तो हर रोज 8 लोग औसतन रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने के कारण मारे गए। इनमें वो लोग भी हैं जो दूसरों की गलती से मारे गए। इसी तरह साल 2021 की भी बात कर लेते हैं। 2021 में रॉन्ग साइड के कारण 5568 सड़क हादसे हुए, जिनमें 2823 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा कितना बड़ा है आप देखिए। इस हिसाब से हर दिन औसतन 8 रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण हादसों में मारे गए। हो सकता है आपने भी कभी समय और पेट्रोल बचाने के लिए रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई होगी, लेकिन गाजियाबाद का हादसा एक सबक है। आपसे देश हित में यही अपील है कि सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें और रॉन्ग साइड ड्राइविंग को ना कहें। जी न्यूज़।